पहले अक्टूबर का मंथ था जब मेरा दोस्त विशाल रहा है, जो कि हम बचपन के दोस्त हैं। कब से? बचपन में कब से? जी 4th क्लास से, एक ही स्कूल से हम लोग पढ़े हैं, हम साथ के ही हैं। हाँ। तो 7 अक्टूबर के दिन विशाल SCL में जॉब करता है। HCL टेक में नोएडा में ऑफिस है उसका, सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो। हाँ। तो वो उसके ऑफिस का एक कलीग है, उसका नाम है अखिल कतला। ठीक है। तो वही वो HCL में जॉब करता है। तो एक दिन उसको अखिल कहता है विशाल को कि जो तुम्हारे पास FI, हाँ खास करके जो FI के अकाउंट्स होते हैं, हाँ, तो जिनसे फेडरल बैंक का अकाउंट है वो ऑलरेडी मैं बोलूंगा कि सचेत हो जाए। फेडरल का जो ऑनलाइन ऐप है FI करके, जो अकाउंट्स खुलते हैं, माइनर स्टूडेंट्स वगैरह उसी पे खुलवाते हैं ज्यादातर। तो उसने अखिल ने विशाल से कहा कि अगर भाई तुम पे FI का अकाउंट है, जो मुझे पैसे मंगवाने हैं किसी अपने जानकार से, जो अगर मैं अपने अकाउंट पे मंगवाऊंगा तो उस पे ज्यादा चार्जेस वगैरह लग जाएंगे और FI पे चार्जेस नहीं लगते हैं। तो विशाल पे था अकाउंट FI का, तो उसने कहा ठीक है मैं दे दूंगा तुम्हें। तो उसने अपना अकाउंट दिया अखिल को। तो अकाउंट की सारी जो भी डिटेल्स होती है, बेसिक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आपका ATM नंबर, ATM पिन, नेट बैंकिंग के लिए जो जो डिटेल्स चाहिए होती हैं, वो विशाल ने अखिल को दी। उसके बाद 1-2 दिनों में विशाल के अकाउंट पे आते हैं 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? हाँ जी। जो ये अमाउंट वेरी कर सकता है, 1 लाख भी आ सकता है, 2 लाख भी, 5 लाख भी। अच्छा। वो डिपेंड करता है पैसे डलवाने के ऊपर कि वो आपके अकाउंट में कितने डलवा रहा है। तो उसके अकाउंट में आए 5 लाख रुपए 2 बार में करके। एक 3 लाख के समथिंग था और एक 2 लाख। ठीक है। तो उसके बाद वो अखिल का कॉल आता है विशाल पे। वो कहता है कि जो आपके अकाउंट पे पैसा आ गया विशाल, आप एक काम करो, OTP बता दो, हम पैसे वापस ले लेंगे। तो विशाल पे OTP आता है, विशाल अपना OTP बता देता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कभी भी खुद अपने अकाउंट में डायरेक्ट पैसा नहीं लेंगे। वो ना तो आपसे UPI करवाएंगे, ना नेट बैंकिंग करवाएंगे, ना NEFT वगैरह कुछ नहीं करवाते। वो करते हैं कि एक ऑनलाइन साइट आती है पेमेंट गेटवे टाइप का, नेटलर हो गया और स्क्रिल हो गया, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू वो पैसे मंगवाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं। जैसे कि आपका बिटकॉइन हो गया, कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो गई, USDT हो गया, जैसे कि US डॉलर। बिल्कुल। तो ये सब प्रोडक्ट परचेज करते हैं जिससे कि पैसे का ट्रैक खत्म हो जाता है। तो यानी कि पैसा तो आया विशाल के पास से किसी अननोन पर्सन से, और उसके बाद वो पैसा आगे चला गया पेमेंट गेटवे के थ्रू, कोई प्रोडक्ट परचेज हो गया ऑनलाइन, तो पैसे का लिंक खत्म हो गया। यानी कि लास्ट जो पैसा आया वो विशाल के पास आया। तो वही फिर उस पैसे से उसके बाद वो ऐसे ही करते हैं। तो क्या अब मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि विशाल ने जिसको अकाउंट दिया, विशाल उसको जानता था? जी, यही वो ऑफिस के विशाल ने अपना फेडरल बैंक का अकाउंट उसको दिया, सब कुछ अकाउंट नंबर, IFSC, CRN सब बता दिया। हाँ जी। और ये उसके बाद वो OTP भी बताता है। हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ इसलिए ताकि उसको कुछ कमीशन मिल जाए। कमीशन की ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि कमीशन पे होगा। उसने कहा था कि उसका चार्ज वगैरह बच जाता है, जैसे अमाउंट बड़ा होता है तो उनका 10-20 हजार चार्ज लग जाता है। तो वो चार्ज बचाने के लिए उसने उससे कहा, बोला कि मैं तुम्हें वैसे ही दोस्ती यारी में नहीं होता कि पार्टी दे दूंगा, खिला दूंगा, पिला दूंगा। उस हिसाब पे, उस बेस पे विशाल ने करवा लिया जी। तो वही। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद 1 दिन बाद ही विशाल का FI का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अच्छा। तो FI का अकाउंट फ्रीज होता है। तो विशाल का वो उतना कोई प्राइमरी अकाउंट होता नहीं है, तो उतना ध्यान नहीं देता। बट अगले ही 1-2 दिनों में कंप्लेंट आती है उसके ईमेल पे LEA के द्वारा। LEA है, लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हो गई। उसको वो कंप्लेंट का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो उसमें लिखा आता है कि विशाल के नाम पे, उसके अकाउंट नंबर पे कंप्लेंट हुई है डिफरेंट स्टेट में, UP के मेरठ में। तो ये मेल आता है। तो विशाल इसके बाद थोड़ा घबरा जाता है कि मेरे पे ऐसा क्यों मेल वगैरह है। तो वो अखिल को वो मेल फॉरवर्ड करता है और अखिल से पूछता है कि भाई ऐसा ऐसा मेल आया, तुमने तो बोला था जो होगा सब लीगल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अखिल उसको गुमराह करने की कोशिश करता है और कहता है कि जो टेंशन मतलब भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं वो थोड़ा तुम्हारा स्टूडेंट अकाउंट है, इस वजह से बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है तो अकाउंट फ्रीज कर दिया है। अच्छा। तो अखिल बोलता है कि मैं तुम्हें जिसने पैसे भेजे उसकी डिटेल्स वगैरह सब ट्रांसफर करवा दूंगा, तुम बैंक में जमा कर देना तो तुम्हारा अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। इस चीज की हम पे रिकॉर्डिंग और चैट्स वगैरह भी है। तो उसके बाद
उसको जब ये सब कुछ हो जाता है तो वो शायद विशाल को 2-3 हजार रुपए, वही जो खाने पीने के लिए बात हुई थी, क्योंकि हाँ। अखिल यहाँ का नहीं है, वो रहता है हैदराबाद में है। अच्छा, तेलंगाना। हाँ, तो वो साथ में वो पार्टी वगैरह दे नहीं सकता था, तो वो उसको कहता है कि मैं तुम पे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, तुम खा पी लेना भाई, तुमने मेरी इतनी मदद की है जी। तो यही बात होती है। तो ये बात अब वो आगे चल के विशाल अगले दिन, हम तो उसके साथ रह रहे, तो वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा हमें हर चीज की हम में और कौन कौन है? जी मैं हूँ, एक सुमित कुमार करके है, हाँ। एक कार्तिकेय शुक्ला है, हाँ। और एक राहुल शर्मा है, और एक मैं भी हूँ, उसका बचपन का दोस्त। ठीक तो है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मुझे पता रहती है, तो विशाल मुझसे बोलता है कि भाई जो ऐसा ऐसा है, मेरे दोस्त को पेमेंट वगैरह मंगवानी होती है, तुम्हारा भी एफआई का अकाउंट है, तुम्हें करवाना हो तो करवा लो, 2-3 हजार रुपए मिल जाएंगे, कुछ हो जाएगा, थोड़ा बहुत काम वगैरह हो जाएगा, स्टूडेंट वगैरह है हम लोग, हमारे लिए तो 2-3 हजार कहीं से आए तो उतना किसको ही दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बात है। और ये आजकल के हर स्टूडेंट का ये कि नॉर्मली उनको कॉलेजेस वगैरह में जो पढ़ रहे हैं उनको लगता है कि खर्चे के लिए 2-3 हजार मिल जाए, तो वो दोस्त पे तो इतना ट्रस्ट रहता ही, क्योंकि बचपन हाँ, से साथ बिल्कुल, में। और क्या। तो फिर हमने उसको चौथी 5वीं से साथ था तो। जी आज 14-15 साल हो गए होंगे। बस ये फैमिली मेंबर टाइप। हाँ हाँ, तो फिर उसके बाद हम भी अपना अकाउंट उसको देते हैं विशाल को कि विशाल हमारा भी करवा दे, जो हमें भी 2-3 हजार मिल जाए तो सही है। तो विशाल ये हमारे अकाउंट की सारी डिटेल्स वो भेजता है अखिल पे कि भाई अखिल अगर तेरे को करवाना है तो इन पे भी करवा दे। तो वो अखिल कहता है कि ठीक है भाई करवा दूंगा। तो 1-2 दिन बाद मेरे अकाउंट पे आते हैं पैसे, 2 बार में आते हैं, किसी अननोन नंबर से आता है एक 2,35,000 के समथिंग, और एक दूसरे से आता है कुछ नाम 3 लाख के आसपास। नाम है एक का कोई बुक्का वगैरह कुछ करके, मैं डिटेल्स डिटेल लगा देंगे, नाम लिख देंगे वहां पे, अभी याद नहीं आ रहा है इसको। हाँ, तो वही तो वो किसी मुस्लिम कोई बंदा है उसका आता है। हाँ, तो फिर पैसा आता है मेरे पे, सेम वही प्रोसेस स्टार्ट होता है। विशाल मेरे को कॉल करता है कि भाई जो तुम्हारे अकाउंट पे पैसा आ गया होगा चेक करो। तो मैं चेक करके देखता हूँ तो ये सही में आया हुआ रहता है पैसा। तो वो कहता है कि एक ओटीपी आएगा तुम पे, वही नेटलर और स्क्रेल के थ्रू, तो पैसा निकल जाएगा। मैं कहता हूँ ठीक है भाई करवा दो, ओटीपी आएगा मैं बता दूंगा। पर पता नहीं क्या दिक्कत आती है उनकी तरफ से, ये वो ओटीपी नहीं आता मेरे पे। वो लोग 2-3 बार ट्राई भी करते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ भाई कोई ओटीपी तो आ नहीं रहा है। तो मेरा बकायदा पासवर्ड वगैरह भी चेंज करवाते हैं कार्ड वगैरह का, बट फिर भी ओटीपी नहीं आता है। तो फिर वो लोग मुझसे बाद में कहते हैं कि हम आपको यूपीआई आईडी दे रहे हैं, आप उसी पे पैसा वापस भेज दो, आपके अकाउंट से हो नहीं रहा है। तो वो 2 यूपीआई आईडीज में पैसा मंगवाते हैं। एक आदि साई चरण रेड्डी करके बंदा है, उसकी यूपीआई आईडी होती है, और एक अखिल कतला की यूपीआई आईडी होती है। तो उस पे एक पे मैं 4,30,000 भेजता हूँ, और बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट दूसरे यूपीआई आईडी पे भेजता हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि सेम प्रोसेस मेरे साथ भी होता है। अगले दिन मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है, और 2 दिन बाद मेरे पे भी ईमेल आना स्टार्ट हो जाती है एलईए की तरफ से। तो मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। उस टाइम तक मुझे विशाल के बारे में नहीं पता था कि विशाल के साथ भी सेम ये चीजें हुई हैं। तो विशाल उतना मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो फिर मैं विशाल से बात यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि विशाल ने तुमको फंसाने की कोशिश किया? नहीं, फंसाने की कोशिश नहीं किया, उसने चीज को बहुत लाइटली लिया। अच्छा, मतलब विशाल को भी पता नहीं था कि हाँ, गलत चीज है या इस तरह से कुछ गलत हो रहा है। उसे वो अनजान था, वो भी इन सब चीजों से अनजान था। उसे भी लगा सब कुछ लीगल है, बट वही हम थोड़ा बहुत चार्ज वगैरह बचा रहे हैं, इस वजह से वो हमें पैसा दे रहा है। कमीशन वैसी जैसी कोई बात थी नहीं। अच्छा, तो फिर वही मैंने विशाल को बोला भाई ऐसे ऐसे ईमेल आ रहे हैं। तो विशाल ने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं उसको भेजता हूँ अखिल को, मेरी भी बात हुई है, अपने मेरे पे भी आया था। तो उसने बोला ऐसा ऐसा सीन है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो वही चीज हुई। और मुझे मेरे माइंड में भी एक चीज था कि अगर कुछ आगे चल के इनकेस फ्यूचर में अगर कुछ इलीगल होता भी है तो मेरे पे पैसा आया है, मैंने यूपीआई किया है, कि मैंने कोई पैसा 1 भी रुपए उसमें से अपने पास रखा। तुम्हारे पास जो पैसा है वो तुमने दे दिया, अपने पास 1 रुपया भी नहीं रखा? नहीं, उसकी स्टेटमेंट में मेरे पूरी डिटेल्स है। अच्छा, तो यही चीज अब सेम जैसे कि मैंने भी दिया था अपना अकाउंट, राघव यानी कि सुमित कुमार, उनका निकनेम राघव है, उसने दिया था अपना अकाउंट। फिर ये कार्तिकेय शुक्ला ने दिया था। तो ये सभी दोस्तों के साथ ऐसा? हाँ, तो सेम टाइम पे ही हो रहा था। तो तुम लोगों को जैसे शक नहीं हुआ कभी कि जो कुछ गलत हुआ? जैसे
क्या होता था ना कि जैसे हमने आज अपने अकाउंट दिया, आज पैसा आया, तो कभी भी फ्रीज इंस्टेंटली नहीं होता था, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ऐसे होता था। और ये क्या बोलते हैं, ईमेल वगैरह आने स्टार्ट होती थी 1 हफ्ते बाद। अच्छा। और जो ये सारा प्रोसेस हुआ तीनों चारों दोस्तों का, वो लगभग एक ही टाइम पीरियड में हुआ है, एक दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन के गैप में। जैसे 5 अक्टूबर को विशाल का हुआ तो 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक सबका हो चुका था ऑलरेडी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद जब सब पे लगातार हर दिन वो ईमेल आ रही है, तब जब मामला थोड़ा सा वो हुआ क्रिटिकल, तो हमने सोचा कि कुछ ईमेल साइबर सेल के द्वारा आता था। साइबर सेल नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हो गई, जिसमें CID वगैरह सारी इंक्लूड रहती है, CBI वगैरह, तो वही वो ईमेल आते थे। तो उसके बाद हमारे दिमाग में आया कि भाई ये पैसा लीगल तो होता है ना ये वो, इस चीज के लिए हमने 1-2 बार अखिल से कंफर्म भी किया। कभी भी मेरी, विशाल के अलावा किसी के भी, हम तीनों की डायरेक्ट अखिल से बात नहीं होती थी। जो बात होती थी विशाल की होती थी और उनकी होती थी। तो वही, तो वो कहता कि भाई कोई दिक्कत नहीं है वो। और यहाँ तक कि राघव जो कि सुमित कुमार है, उन्होंने थोड़ा ज्यादा इस चीज को सीरियस लिया स्टार्टिंग में। उन्होंने कहा भाई ये कैसे कैसे कंप्लेंट आ रही है, उनमें बड़ी बड़ी अथॉरिटीज के बड़े बड़े मेंबर्स जो होते हैं, अधिकारी वगैरह जो होते हैं, हाँ SP हो गया आपका, IPS, जितने ईमेल से लगभग सबके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे। SP हो गया आपका, IPS हो गया, इन सब रैंक के ऑफिसर्स के आ रहे थे। तो उसको थोड़ा सा वो घबरा गया उनको देख के कि भाई, और उसने मुझसे ये चीज कही, बट मैंने उतना वो नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि नॉर्मल है, आ रहा है, इतना वो ध्यान नहीं दिया। तो वही राघव ने मुझसे बोला कि भाई ऐसे ऐसे ईमेल्स आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ये वो। तो उसने पर्सनली अखिल से बात भी की इसके रिगार्डिंग। तो अखिल ने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, वो हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो उसने उस टाइम बताया हमसे कि वो क्या करता है एक्चुअली। उसने बोला कि हम बाइनेंस करके एक ऐप है ट्रेडिंग का, जिसपे लोग क्रिप्टो करेंसी वगैरह खरीदते हैं। तो उसने बोला कि हम USDT वगैरह सेल करते हैं और परचेज करते हैं। तो हमने कहा तो ये तो सब लीगल लग रहा है भाई सुनने में। तो कह रहा हाँ बिल्कुल लीगल ही होता है, जो हमारे पास कस्टमर आते हैं वो पैसा देते हैं और USDT हम उनको सेल करते हैं। तो मैंने कहा, फिर राघव ने कहा ठीक है भाई, तो मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है, उसके रिगार्डिंग बताओ वो कैसे अनफ्रीज होगा। तो उसने कहा वही कि मैं जिसने पैसा भेजा है उसके सारी डिटेल्स भेजूंगा, उसने जो ट्रांजेक्शन की है उसकी डिटेल्स भेजूंगा, आप बैंक में जाइए, सबमिट कराइए, वो अनफ्रीज हो जाएगा। तो बात वहां तक चली। फिर उसके बाद हम लोगों ने इतना कोई वो किया नहीं, प्रेशर डाला नहीं, हमारा प्राइमरी अकाउंट था नहीं FI, तो हमने वहाँ पे मामला ठंडा पड़ गया। अच्छा, फेडरल बैंक यानी FI, इसी अकाउंट को क्यों प्रेफर करते थे वो इतना? अब ये तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है, बट मेरे को जहां तक लगता है कि FI जो है वो फेडरल के थ्रू एक ऑनलाइन अकाउंट है। तो ऑनलाइन अकाउंट्स पे मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ ट्रैकिंग वगैरह, या फिर जैसे बाकी अकाउंट्स में क्या होता है, आपके कोटक हो गया, पंजाब हो गया, SBI, जितने भी बड़े अकाउंट्स हैं उनमें अगर कुछ भी सस्पिशियस चीजें होगी तो तुरंत एक्शन होता है, तुरंत आपका अकाउंट फ्रीज होगा, तुरंत अमाउंट लीन होगा या डिडक्ट होगा। और FI के केस में शायद ये सब चीजें नहीं है, इस वजह से वो लोग FI का यूज करते हैं। और दूसरी चीज कि अगर आप नॉर्मल अकाउंट्स में UPI वगैरह करेंगे तो 1 लाख तक की ट्रांजेक्शन होती है, डेली लिमिट होती है, सबको पता ही होगा ये तो। बट जो FI to FI अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप एक दिन में 3 से 4 से 5 लाख तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये भी रीजन है कि जैसे मेरे केस में वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो उन्होंने FI का थ्रू डायरेक्ट अपने पास पेमेंट मंगवा ली। और जब ये मामला यहाँ पे ठंडा पड़ गया, नवंबर बीत गया, अक्टूबर के बाद, अक्टूबर की ये सारी बातें थी, नवंबर बीत गया, तो फिर नवंबर में क्या होता है कि अखिल का दोबारा विशाल पे कॉल मैसेज वगैरह आना स्टार्ट आता है कि भाई जो कोई अकाउंट वगैरह है तो करवा दो यार, मुझे बहुत अर्जेंट नीड है ये वो। बट उस टाइम तक हमारे माइंड में ये आ चुका होता है कि अब अकाउंट्स वगैरह तो नहीं देना, जो ये सब हमें ठीक नहीं लग रहा, लीगल नहीं लग रहा है। तुम लोगों को क्या शक हुआ कि ये क्या, कौन सा पैसा हो सकता है? हमें लगता था कि शायद इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वगैरह करवाते हो, कि बाहर देशों में मंगवाते हो टैक्स वगैरह बचाने के लिए, या फिर मनी लॉ। तब तक तुम लोगों को ये अंदाजा लग गया था कि ये पैसा जो है इलीगल है, मतलब पूरा माइंड में हमारे आ गया था कि ये इलीगल है, या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, या फिर जो गलत पैसा या इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, क्योंकि तुम लोगों पे ईमेल्स आ रहे थे ये सब इस वजह से। और सबसे बड़ी बात थी कि कुछ छोटे मोटे जगह से तो ईमेल आ नहीं रहा था, एकदम हायर अथॉरिटीज ईमेल भेज रही है, तो बात कुछ सीरियस होगी जब तो हमने उसके लिए क्या किया, जब उस पर कॉल आना स्टार्ट हुआ दिसंबर में विशाल पे कि अकाउंट्स वगैरह चाहिए, तो विशाल ने हम सबसे ये बात बताई। तो हमारा एक दोस्त था DAV कॉलेज का, जहाँ से हम लोग साथ में पढ़े हैं, राहुल शर्मा करके। तो राहुल से हमने कहा भाई हम दोनों भी सेम ही कॉलेज से पढ़े, तो तीनों सेम कॉलेज से पढ़े, मैं, ये और राहुल और सुमित।
तो फिर राहुल से हमने सारी बातें बताई, उससे हमने कहा कि हम तेरे FI अकाउंट को यूज करके हमने ये प्लान किया कि जैसे पैसा आता है तो हम पैसा अकाउंट से ट्रांसफर करके हम उनको देंगे नहीं कि वो, ताकि वो कोई एक्शन, जैसे अब इतना बड़ा अमाउंट होता है, अगर आपका अमाउंट लीगल है और आपने भेजा है किसी पे, एक तो आप बिना किसी उसके कैसे इतना बड़ा कोई अकाउंट ट्रांसफर कर रहा है, तो वो सारी चीजें भी आगे थे कि इतना बड़ा बड़ा अमाउंट बिना जानकारी के वो ट्रांसफर कर दे रहा है, जबकि यहाँ का बंदा भी नहीं है, वो हैदराबाद का है, कल को कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसको इस चीज की टेंशन क्यों नहीं है। तो हमने सोचा कि हम ये पैसा अब की बार जो आएगा राहुल शर्मा के नाम पे, उसको हम अपने ही दूसरे तीसरे अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे और अगले 1 दिन 2 दिन वेट करेंगे कि वो क्या करता है, क्या एक्शन लेता है, नहीं लेता है। तो यही हुआ दिसंबर में। तो उस बार जो पैसा आता है वो तुम लोग रख लेते हो? वो मैं बताता हूँ आगे। जैसे दिसंबर में पैसा आया, कितने तारीख को, डेट बता सकते हो? डेट एग्जैक्ट अभी मेरे को मालूम नहीं है, बट हाँ 19 दिसंबर 2024 को एग्जैक्ट डेट है। एक किसी खुशवंत राणा की तरफ से FI पे राहुल शर्मा के अकाउंट पे आते हैं 1,43,500 रुपए। उसके बाद राहुल शर्मा का डायरेक्ट मेरे पे कॉल आता है, विशाल पे आता है कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं। राहुल शर्मा भी अपनी मर्जी से अकाउंट देता है क्योंकि तुम लोग कहते हो हाँ, तुम लोग चेक करना, इस बार तुम लोगों का मकसद ही था कि चेक करना है कि पैसा क्या है, ये पैसा मांगता कौन है हम लोगों से, भाई कि ये पैसा लीगल है कि नहीं, सारी चीजें हमारे अंदर भी एक वो आ गया था कि हमें, हाँ कि हमें सब कुछ जान, अगर लीगल है तो हम तो कोई दिक्कत नहीं, हम देने को तैयार है, मगर अगर ये इलीगल है तो किस चीज का पैसा है, क्या प्रोसेस है, वो सारा हमें जानना था। तो फिर 19 तारीख को 1,43,500 रुपए आते हैं राहुल शर्मा के अकाउंट पे। वो हमें इन्फॉर्म करता है, तुरंत हम सारा पैसा वो 80,000 के समथिंग मेरे अकाउंट पे ओम प्रकाश शर्मा पे ट्रांसफर करता है और बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट हम पारस पे करते हैं, जो अभी हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो 63,500 के समथिंग पारस पे ट्रांसफर। जब ये लोग कर देते मुझे पता नहीं होता कुछ भी, मेरे पास पैसे आने वाले हैं। ये लोग सिर्फ इसलिए कर देते हैं क्योंकि मैं इनका दोस्त हूँ, इनको मुझ पर विश्वास होता है कि जब इससे पैसे मांगेंगे तो लौटा देंगे। मैं उस वक्त लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता हूँ, हाँ, तो मैं उससे पूछता भी हूँ कि भाई क्यों भेजा है, तो ये उस वक्त मुझे बताता है कि कुछ काम है जो मैं बताता हूँ बाद में। इसका मेरा बहुत ट्रांजैक्शन है बचपन से ही, तो इस